आज डिस्कस करेंगे मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन में किसी भी पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में असेस किया जाता है, जिसमें जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं और पेशेंट के द्वारा जो सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस डिस्क्रिप्शंस जो करते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज डिफाइंड एज एन असेसमेंट ऑफ जनरल मोटर बिहेवियर, पेशेंट की जनरल मोटर बिहेवियर एक्टिविटीज़, उनके थॉट, इमोशनल फंक्शनिंग along with evaluation of their insight and judgment, and it is the present mental status of the patient. So पेशेंट के प्रेजेंट मेंटल स्टेटस, अभी के मानसिक स्थिति और उसमें उनके मोटर बिहेवियर, थॉट, इमोशनल फंक्शनिंग और उनकी इंसाइट और जजमेंट, ये भी इवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पर्पस देखते हैं। तो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का पर्पस है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दिस इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ द डिसऑर्डर, उनके डिसऑर्डर की असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने से एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एक मेंटल स्टेटस का या स्टेट ऑफ माइंड के, मानसिक स्थिति के एक स्नैपशॉट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इससे मिलेगा। इसमें पेशेंट की मेंटल स्टेटस अगर चेंज हुआ है या इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उस इम्प्रूवमेंट या चेंज को फाइंड आउट करने में भी ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मदद करेगा। एंड उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें सबसे पहले हैं जनरल अपीयरेंस, उसमें आता है फिज़िकल फीचर्स। तो क्या वो अंडरवेट है या ओवरवेट है, क्या कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, या उन्हें उनकी एज से ज़्यादा ओल्ड या ज़्यादा यंग दिखता है या नहीं, ये सब चीज़ें उनकी फ़िज़िकल फीचर्स में देखा जाता है। पोस्चर, उनके पोस्चर कैसे हैं, नॉर्मली रिलैक्स्ड है या स्टिफ है या गार्डड जैसा लग रहा है, या कोई स्ट्रेंज पोस्चर काफ़ी लंबे समय तक वो मेंटेन करते हैं या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जो डिस्कशन हो रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन उनका है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, या टॉपिक जैसे चेंज हो जाते हैं उसके साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं या नहीं, या कोई अनएक्सप्रेसिव लुक्स है, या उनकी हैप्पी मूड है या सैड मूड है, या अप्रोप्रिएट स्माइल उनके फेस में है, या बहुत खुश दिख रहा है, या अनकंट्रोलेबल लाफ्टर है, या बहुत हंस रहा है जो कंट्रोल में ही नहीं है, या कोई इनडिफरेंट, कोई चेंज नहीं है उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, या फियरफुल है या एंग्शियस है, या डिप्रेस्ड है या रो रहे हैं, या कोई ब्लैंक एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चेक किया जा रहा है। ये सब आगे चल के पेशेंट की डायग्नोसिस में मदद करेगा। ड्रेस देखते हैं, नीट है या अप्रोप्रिएट है, सीज़न की अप्रोप्रिएट है या ओकेशन की अप्रोप्रिएट ड्रेस किया हुआ है या नहीं, ये सब चेक किया जा रहा है। हाइजीन में उनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन्ड है या नहीं चेक किया जा रहा है। हेयर बाल कॉम्ब किया हुआ है या नहीं चेक किया जा रहा है। नेल्स कट है या नहीं ये चेक किया जा रहा है। मैनरिज्म्स देखा जा रहा है, स्मॉल रिपीटेड एक्टिविटीज़, जो कोई भी अंडर स्ट्रेस जो करते हैं उन्हें मैनरिज्म कहते हैं।
ऐसे कोई मैनरिज्म है या नहीं, दिखा रहे हैं कि नहीं, ये देखा जा रहा है। उनके रेसिंग ऑफ आईब्रोज, जैसे बार बार आईब्रोज को उठाना, शोल्डर्स को मूव करना, बार बार थ्रॉट क्लियर करना, और मुंह के चारों तरफ कोई ऐसे मूवमेंट्स करना, रिपीटेड ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई को बार बार ब्लिंक करना, ये सब मैनरिज्म्स हैं जो अंडर स्ट्रेस कोई भी करते हैं। तो ये ऐसे मैनरिज्म्स तो नहीं, ये देखा जा रहा है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के प्रति जो उनसे बात किया जा रहा है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, उनके प्रति उनका क्या एटीट्यूड है, कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, ये सब देखा जा रहा है। देन उनका मोटर डिस्टर्बेंस असेस किया जा रहा है, एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस असेस किया जा रहा है, जिसमें ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी असेस किया जा रहा है कि उनकी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज तो नहीं हुआ है, रेस्टलेसनेस तो है नहीं, चिड़चिड़ापन या वो एक जगह पे बैठ तो नहीं पा रहा और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है या नहीं, एक्टिविटी इनका एलिवेटेड है या इंक्रीज्ड है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक किया जा रहा है। देन मोटर रिटार्डेशन या अंडर एक्टिविटी, उनके एक्टिविटी लेवल डिक्रीज तो नहीं हुआ है या एक्टिविटी लेवल स्लो, उनके कोई भी काम करने का तरीका है वो स्लो तो नहीं हुआ है, ये सब चेक किया जा रहा है। स्टूपर, जैसे एक्टिविटी स्लो होते होते लास्ट में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होते हैं या कंप्लीटली मोशनलेस हो जाते हैं, बिना कोई मूवमेंट के बैठते हैं या लेटते हैं, ऐसा तो नहीं, ये देखा जा रहा है। एक ही पोजीशन में बिल्कुल हिले, अगर बैठते हैं लेटते हैं तो उसको स्टूपर कहते हैं। और नेक्स्ट ये देखते हैं एकोप्रैक्सिया तो नहीं, जहाँ पे इसे कहते हैं एकोप्रैक्सिया मतलब रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के किसी एक्टिविटी को, मूवमेंट्स को बार बार अगर ये रिपीट करते हैं पेशेंट, एकोप्रैक्सिया कहते हैं उसे। तो मिरर इमेज ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे के मिरर इमेज, जैसे जो दूसरा कर रहा है वैसे ही ये भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं, ये सब चेक किया जा रहा है। एकोलालिया तो नहीं, जैसे जो दूसरा कहते हैं, कोई भी कुछ भी बोल दिया उसी को ये दोहराते हैं पेशेंट, तो इसे एकोलालिया कहते हैं, ये तो नहीं। देन स्टीरियोटाइपी, तो किसी का कोई एक्टिविटी या किसी की कोई स्पीच को ये बार बार अगर रिपीट करते हैं तो उसके स्टीरियोटाइपी कहते हैं, ये भी चेक किया जाता है। कंपल्सिव मूवमेंट, कोई ऐसा एक्टिविटी जो बार बार कर रहे हो तो उसको चेक किया जा रहा है। नेगेटिविज्म, जैसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका अगेंस्ट तो नहीं कर रहा है, सो एक्टिंग अगेंस्ट द सजेशंस कमिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरे के द्वारा जो भी कहा जाता है उसका ठीक ऑपोजिट काम करना, ऐसा तो नहीं कर रहा है। एंड दूसरा है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, जैसे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होना, ऐसा तो नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट, तो उसमें हाउ उनकी जो थॉट्स है वो कैसे कनेक्टेड है, ये देखा जा रहा है, जिसमें नॉर्मली उनकी थॉट्स कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लॉजिकल है, या उनकी स्पीच है जो गोल डायरेक्टेड है, थॉट गोल डायरेक्टेड है या नहीं, ये सब चेक किया जा रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल, उसमें कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो देखा जाता है, जिससे हम समझा जा सकता है कि उनकी थॉट प्रोसेस सही है या नहीं। तो इसमें ये जो सर्कमस्टेंशियल, जिसमें अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ के बारे में बहुत देगा, लेकिन फाइनली अपने पॉइंट पे आएगा, तो उसको सर्कमस्टेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंशियल थिंकिंग, तो उसमें है पेशेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में कई चीज़ों बताएगा, लेकिन किसी पॉइंट पे नहीं आएगा, तो उसको टेंजेंशियल थिंकिंग कहते हैं। तो गोल डायरेक्टेड नहीं रहता, गोल पे आता ही नहीं है, मेन पॉइंट पे वो आएगा ही नहीं। द नेक्स्ट है इररेलेवेंट, उनकी बातें हैं, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग इररेलेवेंट तो नहीं, तो जो पूछा जा रहा है उसके लिए रेलेवेंट आंसर देते हैं कि नहीं। इनकोहेरेंट, जैसे
कोई भी कुछ वो जो जो पेशेंट जो बात कर रहा है वो कोहेरेंट है या उसमें से कोई सेंस निकलता है या नहीं। अगर सेंस नहीं है तो वो इनकोहेरेंट है। नियोलॉजिज्म, जिसमें पेशेंट अपना नया नया लैंग्वेज या नए नए वर्ड्स इन्वेंट करते हैं, तो उसे नियोलॉजिज्म, नियो मीन्स न्यू। और वर्ड सैलड, सैलड जहाँ पे कुछ आइसोलेटेड वर्ड्स जो अनरिलेटेड डिस्कनेक्टेड वर्ड्स का एक सैलड टाइप का एक मिक्स कर लेते हैं, जो भी किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं। एम्बिवैलेंस, जैसे कोई जो पेशेंट जो कह रहा है एक ही इंसान के प्रति, एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति, एक ही सिचुएशन के प्रति अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो ऑपोजिट फीलिंग्स अगर रखते हैं, व्यूज़ रखते हैं, तो उसे कहते हैं एम्बिवैलेंस। ऐसे तो नहीं, ये बहुत देखा जा रहा है। परसेवरेशन, वो बार बार किसी चीज़ को, स्पेसिफिक आइडिया को, स्पेसिफिक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। वो पेशेंट भी चाहते हैं कि उस आइडिया से हट के बात करें, लेकिन वो बार बार उसी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो उसे परसेवरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स इन द कंटेंट ऑफ थॉट। सो कंटेंट मीन्स मेन थॉट, पेशेंट की जो थॉट है उसका मेन थीम क्या है, क्या कंटेंट है उसकी, तो उसके उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं। तो उसमें डेल्यूशंस, फोबियाज, ऑब्सेशंस, फैंटेसी, प्रियोकुपेशंस वगैरह हम देखेंगे। उसमें डेल्यूशंस मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स है, गलत जो भरोसा हैं, बिलीव्स हैं, वो फिक्स्ड है, जिसे करेक्ट भी किया जा नहीं किया जा सकता है। रीजंस भी देगा तो भी करेक्ट, वो पेशेंट की थॉट्स है वो या बिलीव्स है वो फिक्स्ड हो चुका है। और जब उसमें एक है प्रोसिक्यूटरी डेल्यूशन, तो उसमें इनको लगता है, पेशेंट को लगता है कि कोई डेलिबरेटली जानबूझ के इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या थ्रेटन किया जा रहा है, मिसट्रीट किया जा रहा है, या पीपल आर ट्राइंग टू हार्म देम। तो पेशेंट को लगता है कि लोग उनका नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें इनको लगता है, पेशेंट को लगता है कि एनिमीज़ जो है पेशेंट को मेनी वेज में अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उनके थॉट्स, उनके एक्शंस, फीलिंग्स वगैरह किसी और द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस मतलब पेशेंट को लगता है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, लोग उनके बारे में बात कर रहा है, उनके बारे में उन्हें रेफ़र किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। एंड डिल्यूशन ऑफ ग्रांटवर, यहाँ पे पेशेंट को लगता है कि उन्हें बहुत पावर है, बहुत वेल्थ है, बहुत इन्फ्लुएंस है, ये सब ऐसा लगता है उनको। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, उनको लगता है कि आउटसाइड फोर्सेस जो है उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। एंड सोमैटिक डेल्यूशन, उनको लगता है, सोमैटिक मतलब बॉडी, सो उनको लगता है कि ही हैज़ फिज़िकल डिफेक्ट, पेशेंट को लगता है मुझे कोई फिज़िकल डिफेक्ट है, जबकि ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होता। डेल्यूशन ऑफ सिन एंड गिल्ट, यहाँ पे पेशेंट को लगता है कि वो एक अनफॉरगिवेबल कोई सिन या कोई गलत काम किया है पास्ट में, और उसकी बहुत सीवियर गिल्ट फीलिंग भी होता है। एंड नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूशन, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उनकी बॉडी में कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है, अबनॉर्मैलिटी है, कोई गंभीर बीमारी है उनकी बॉडी में। तो ऐसा एक गलत धारणा, एक बिलीफ हो जाते हैं, तो उसको हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूशंस कहते हैं। और एरोटोमेनिक डेल्यूशंस है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि कोई दूसरा जो उनसे अच्छी पोजीशन में है वो उनको उनसे प्यार करते हैं, तो इसे एरोटोमेनिक डेल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी, उनको अपने सेक्सुअल पार्टनर, अपने स्पाउस, अपने वाइफ, हस्बैंड, तो उनको वो अनफेयर लगता है कि उसमें भरोसा नहीं करते हैं, तो उसको उस प्रकार के जो डेल्यूशन को डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी कहते हैं। और निहिलिस्टिक डेल्यूशन, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ऐसा जो फीलिंग है जिसको डेल्यूशन निहिलिस्टिक डेल्यूशन कहते हैं।
निहिलिस्टिक डेल्यूशन का ही दो टाइप है, डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। उसमें डी रियलाइजेशन में इनको लगता है कि थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, उनके आसपास की चीज़ों जो है सब कुछ चेंज हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा जो लगना डी रियलाइजेशन है। और डीपर्सनलाइजेशन मतलब वो खुद उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी पार्ट्स है, वो स्टॉप हो चुका है या फंक्शन नहीं कर रहा है या डेड हो चुका है, चेंज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसे एक फीलिंग जिसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। अब फोबियास है, फोबिया मतलब फियर है, पैथोलॉजिकल फियर, बहुत ज़्यादा फियर टुवर्ड्स अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, और वो उस फियर की वजह से उस सिचुएशन को, उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को वो अवॉइड भी करते हैं। देन ऑब्सेशंस जो है, जो फिक्स्ड है, रिकरिंग थॉट्स है, पेशेंट के माइंड में बार बार आने वाले ऐसे थॉट, उस थॉट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी उन्हें करना होता है, तब जाके ही वो उनको थोड़ा सा तसल्ली मिलता है। तो वैसे बार बार आने वाले जो थॉट्स को ऑब्सेशन कहते हैं। फैंटेसी मीन्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अनरियल, जो रियलिटी में नहीं है, तो उन चीज़ों को मेंटली रिप्रेजेंट करना, उसके बारे में सोचना, इमेजिनेशन करना, ये फैंटेसी है। प्रियोकुपेशन, तो थॉट ऑफ और एन आइडिया दैट समवन थिंक्स अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको प्रियोकुपेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेट ऑफ स्पीच में जो डिसऑर्डर्स उसमें है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जिसमें रैपिड फ्लो ऑफ थॉट है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है उनके माइंड में। एंड एक्सेलरेटेड स्पीच रहेगा, बहुत स्पीड में वो बात करेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप करेंगे, इसलिए से फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। प्रेशर ऑफ स्पीच, जो उनकी स्पीच के जो रेट है वो ज़्यादा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। जो जो सुन रहा है वो जो बता रहे हैं पेशेंट उनको कभी बीच में स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने बातों पे फोकस्ड है, वो बोलता जाएगा, कोई इंटरप्शन बीच में नहीं किया जा सकता। तो उतना फोकस्ड रहेगा, उतने अपने बात रख रहा होगा स्पीड में। ओवर एक्टिव होगा, एक्साइटेड भी होगा। म्यूटिज्म, जहाँ पे पेशेंट बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, कंप्लीटली म्यूट होगा। रिटार्डेशन, जिसमें स्लोइंग ऑफ स्पीच है, स्पीच थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। थॉट ब्लॉक भी हो सकता है, उसमें देखा जा सकता है पेशेंट की जो स्पीच है वो सडनली कंप्लीटली मिडिल ऑफ ए सेंटेंस वो इंटरप्ट हो रहा है या रुक रहा है, थोड़ा सा कुछ सेकंड से लेके मिनट तक भी गैप जो है उस सेंटेंस के बीच में आ सकता है, तो उसे थॉट ब्लॉक कहते हैं। एंड उसके थॉट ब्लॉक के बाद वो वहीं से जहाँ पे स्टॉप किया है वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है या कोई नया टॉपिक स्टार्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है आफोनिया, जिसमें पेशेंट बहुत हल्की आवाज़ में बात करेंगे, स्पीक्स ओनली इन विस्पर्स, तो उसे अफोनिया कहते हैं। क्लैंग एसोसिएशन भी उसमें हो सकता है, पेशेंट में फॉलो वन वर्ड विद अनदर वर्ड, एक वर्ड एक जैसा साउंड करने वाले एक वर्ड के पीछे, बैट, कैट, राइट, वैसे सिमिलर वर्ड्स के पीछे वो सेंटेंसेस और उनकी जो बात जो हो रहा है उस टॉपिक को ही चेंज करते रहते हैं। देन नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन में डिसऑर्डर्स, परसेप्शन मतलब हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू हम जो समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसे परसेप्शन कहते हैं। उसके डिसऑर्डर्स में है इल्यूशन और हैलुसिनेशन। एंड इल्यूशन जैसे फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्टिमुलस, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को गलत तरीके से गलत परसीव करते हैं, तो उसे इल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है एक रस्सी को सांप समझना। नेक्स्ट है हालुसिनेशन, वो भी फॉल्स परसेप्शन है लेकिन वहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं रहता,
कोई बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है उसके बाद भी गलत परसीव करना, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन जहाँ पे सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फॉल्स परसेप्शन इन्वॉल्विंग द सेंस ऑफ हियरिंग है, जिसमें उनको ऐसे आवाज़ें सुनाई देते हैं जो उन्हें कुछ करने को कह रहा है, या कुछ कोई गाना सुनाई दे रहा है, या कोई हंस रहा है वो आवाज़ सुनाई दे रहा है, या कोई रो रहा है ये ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है, या उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, या कोई उन्हें ऑर्डर्स दे रहा है, या कोई सजेशंस दे रहा है, तो ऐसे सुनाई देना ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। और ये वॉइसेस रियली नहीं रहता, ये वॉइसेस ना होने के बावजूद भी पेशेंट को ऐसा सुनाई देना। नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन, जहाँ पे सेंस ऑफ साइट से रिलेटेड फॉल्स परसेप्शन है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स या पीपल जो नहीं हैं उन्हें ये देखते हैं, जैसे गोस्ट दिखाई देना, भूत दिखाई देना। ग्रैंड पेरेंट्स जो ऑलरेडी डेथ हो चुका है उनको देखना, तो ये सब विजुअल हेलुसिनेशन है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन भी है जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। फाउल स्मेल, या उनको लगता है कि उनका खाने में कुछ मिलाया हुआ है, तो जब ऐसा कोई स्मेल नहीं है उसके बाद भी अगर कोई फाउल स्मेल आते हैं तो उसे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं। टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, सेंस ऑफ टच से रिलेटेड है। उनको लगता है उनकी बॉडी में इंसेक्ट या कोई चींटी वगैरह घूम रहा है, क्राउल कर रहा है, ऐसे सेंसेशन होना, जबकि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है। उनको लगता है कि उनका फूड है स्पॉइल हो चुका है, या फूड में कुछ मिलाया गया है, या अच्छे टेस्ट नहीं आ रहा फूड से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ सही है उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो वो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है। अब डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड अफेक्ट। मूड और अफेक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर। मूड मतलब जो इमोशनल स्टेट के बारे में जो पेशेंट बताएगा, जब आप पूछेंगे तो पेशेंट बताएंगे कि आप कैसे हो, तो वो अपने बारे में बताएगा, वो मूड है पेशेंट की। उसमें हैप्पी मूड हो सकता है, इलेटेड मूड हो सकता है, डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, एंग्शियस मूड हो सकता है, सैड मूड हो सकता है, एंग्री हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, अच्छे मूड हो सकता है। अफेक्ट वो है जो हम उस पेशेंट के एक्सप्रेशंस, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हुए जो हम समझ पा रहे हैं, वो अफेक्ट है। मूड और अफेक्ट हमेशा सिमिलर रहता है। और यहाँ पे टाइप ऑफ अफेक्ट है जिसमें यूथाइमिक मतलब नॉर्मल अफेक्ट है, नॉर्मल मूड है। और डिस्फोरिक, डिप्रेस्ड या इरिटेबल मूड को डिस्फोरिक मूड कहते हैं। यूफोरिया या एलिवेटेड मूड एलिवेटेड है, ज़्यादा हैप्पी है तो यूफोरिक कह सकता है, या एंग्शियस मूड वगैरह कहा जा सकता है। रेंज ऑफ अफेक्ट, इन मूड या अफेक्ट का रेंज क्या है? फुल है, नॉर्मल है, या रेस्ट्रिक्टेड है, ब्लंटेड है, फ्लैट है, या उतना फुल एक्सटेंट में हम वो जो मूड है एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, या अफेक्ट जो है पेशेंट द्वारा एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, तो वो देखा जा रहा है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब मूड और अफेक्ट सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है या इनकॉन्ग्रुएंट है, ये देखा जा रहा है। इमोशनल लेबिलिटी मीन्स वो चेंजिंग रैपिड चेंजेस इन द इमोशनल टोन, तो इमोशनल टोन में बहुत जल्दी चेंजेस तो नहीं हो रहा है, रोते रोते हंसने लगेगा, या हंसते हंसते रोने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है। देन प्लेजरेबल अफेक्ट्स, उसमें ये देखेंगे कि जैसे यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन, एक्सटेसी वगैरह है। प्लेजरेबल मीन्स खुश होना, ज़्यादा खुश होना। तो यहाँ पे यूफोरिया, ये फीलिंग ऑफ इमोशनल एंड फिज़िकल वेलबींग, उनको लगता है बहुत इमोशनली एंड फिज़िकली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल या फर्स्ट मॉडरेट लेवल इन द स्केल ऑफ प्लेजरेबल अफेक्ट। प्लेजरेबल अफेक्ट का एक मॉडरेट फर्स्ट लेवल है। इलेशन
जहाँ जिसमें फीलिंग ऑफ ग्लैडनेस, बहुत खुश होगा, इन विच देर इज़ एन एयर ऑफ एन्जॉयमेंट, उनको बहुत जॉयफुल होगा। इंक्रीज मोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह इंक्रीज होगा। तो ये सेकेंड लेवल है, दिस इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ प्लेजरेबल अफेक्ट। एग्जाल्टेशन, इंटेंस इलेशन है, बहुत ज़्यादा खुश। एंड फीलिंग ऑफ ग्रैंडोसिटी, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ। तो इस प्रकार से का फीलिंग्स भी उसके साथ आ जाते हैं। तो फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय है एक्सटेसी, द लास्ट वन, एक्सट्रीम जॉय ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उसे एक्सटेसी कहते हैं। अनप्लेजरेबल अफेक्ट भी है जिसमें ग्रीफ है, कोई चीज़ किसी चीज़ का लॉस होते हैं, किसी का डेथ होते हैं, तो उसमें जो सैडनेस जो एक्सप्रेस होते हैं, जो सैडनेस फील होते हैं, उसको ग्रीफ कहते हैं, अनप्लेजरेबल अफेक्ट है। डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैड महसूस होना। अदर अफेक्ट्स भी हैं जिसमें फियर एक अफेक्ट है, फीलिंग ऑफ अप्रहेंशन, डर लगना टुवर्ड्स ए रियलिस्टिक डेंजर, कोई डेंजर जो खतरा आ, आ, वाले जो इंसिडेंट को सोचते हुए डर लगना, फियर है। एंग्जाइटी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके वो अप्रहेंशन या फियर होना, अनईजीनेस होना, वो एंग्जाइटी है। पैनिक हो सकता है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी को, अक्यूट अटैक ऑफ एंग्जाइटी को पैनिक एंग्जाइटी कहते हैं। अपथी, डल इमोशनल टोन में डलनेस आना, फुली वो इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं कर पाना। देन अग्रेशन, फोर्सफुल गोल डायरेक्टेड एक्शन, एजिटेशन दिखाना, अग्रेशन दिखाना। एजिटेशन भी ऑलमोस्ट मोटर रेस्टलेसनेस है। मूड स्विंग्स, जैसे यूफोरिया और डिप्रेशन के बीच में, हैप्पी और सैड के बीच में ऑसिलेशन या चेंज होना। द नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी मतलब किसी भी चीज़ को अपने कॉन्शियसनेस में रिकलेक्ट करना, रिकॉल करना, ब्रेन में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को वापस अपने कॉन्शियसनेस में लेके आना, वो मेमोरी है। इमीडिएट मेमोरी है, जो लास्ट 5 मिनट्स में जो चीज़ें हुआ था उसके बारे में जो अगर बता पाते हैं तो इमीडिएट मेमोरी इंटैक्ट है। रीजन मेमोरी, लास्ट 24 आवर्स में जो चीज़ें हुआ है उस चीज़ के बारे में अगर वो बता पाते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में क्या किया था, क्या खाया था, तो वो ये लास्ट 24 आवर्स में जो चीज़ें हुआ था वो बता पाते हैं, तो रीजन मेमोरी इंटैक्ट किया कहा जा सकता है। रिमोट मेमोरी, जो बहुत सालों पहले जो हुआ था उस बारे में उनको याद है या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग द स्कूल, ये सब। अमनीशिया, जिसमें टोटल या पार्शियली पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जो बीती हुई चीज़ों के बारे में रिकॉल नहीं कर उसको याद में नहीं ले आ पाना, वो अमनीशिया है। पैरामनीशिया, जिसमें फैक्ट और फैंटेसी दोनों मिक्स हो चुका है, कंफ्यूज्ड है। एंड कन्फैबुलेशन, जहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में वो भूल चुका है लेकिन उस गैप को किसी इमेजिन्ड या अनट्रू एक्सपीरियंस से उन गैप्स को भरना कन्फैबुलेशन है। एंटेरोग्रेड अमनीशिया है, जहाँ पे न्यू मेमोरीज़ जो एक कोई खास इवेंट के बाद या कोई इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद वो याद में नहीं रख पाना या याद नहीं कर पाना। जो रीसेंट पास्ट में जो चीज़ें हुआ है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत पहले जो हुआ था उन चीज़ों के बारे में तो पता है। तो ये प्रोग्रेसिव है, ये अमनीशिया जो लॉस ऑफ मेमोरी है ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन रेट्रोग्रेड अमनीशिया है, किसी इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट के पहले की चीज़ों के बारे में वो भूल जाते हैं, लेकिन अभी की जो चीज़ें हैं वो उनको याद है, पहले की चीज़ें उससे पहले की चीज़ें नहीं याद है, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है। वो जो पहले की चीज़ जो याद में नहीं है वही याद नहीं है, लेकिन आगे आने वाली चीज़ों के बारे में सब याद रहेगा। हाइपर अमनीशिया है, जिसमें बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा याद रख पाना, हाइपर अमनीशिया है। डिजावो है, जिसमें
किसी को उनको लगता है कि मैंने इस आदमी को या इस सिचुएशन को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, और उसको डिजावो कहते हैं। फिर जमेस वो है कई बार एक्सपीरियंस करने वाले सिचुएशन या मिलने वाले इंसान, तो उनको उनको कई बार पहले भी मिल चुके हैं, कई बार एक्सपीरियंस्ड है वो सिचुएशन, उसके बाद भी लगता है कि ये सिचुएशन पहली बार हो रहा है या इन्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब वो टाइम प्लेस और पर्सन को पहचानते हैं कि नहीं, वो को अभी के टाइम, डेट, सीज़न, ईयर वगैरह पहचानते हैं कि नहीं। प्लेस वो कहाँ पे है, किस फ्लोर में है, किस जगह पे है, किस बिल्डिंग में है, किस लिए है, ये सब समझ पाता है कि नहीं। पर्सन उनके आसपास के लोग, उनके स्टाफ या दूसरे लोग जो उनके आसपास है उनको वो पहचानते हैं कि नहीं। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, वो अटेंड कर पाते हैं, कंसंट्रेशन कर पाते हैं या किसी चीज़ पे प्रियोकुपाइड है या नहीं। ईज़िली अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, तो अटेंशन देखने के लिए 100 से 7 माइनस करने के लिए बोल देना, तो 93 होगा, 93 से फिर माइनस करना 7, तो ऐसे बैकवर्ड्स पीछे को 5 बार माइनस करने के लिए उनको काम वो बताएंगे। अगर कर पाते हैं तो दैट मीन्स उनके कंसंट्रेशन और अटेंशन ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि उनकी एजुकेशन और वो किस जगह से है, उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर या ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह ऐसे चीज़ें। इंटेलिजेंस टेस्ट किया जा सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास भी भेजा जा सकता है, उनके कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग देखा जा सकता है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखे ये असेस किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स और कोपिंग स्किल्स उनका देखा जा सकता है। इंटरनल स्ट्रेसर्स क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स क्या है, किस चीज़ से वो परेशान होते हैं, तो उसको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके लिए वो क्या डिफेंस मैकेनिज़्म अपना रहा है जिससे कि वो उस स्ट्रेस को कोप कर पाए, उस स्ट्रेस को ओवरकम कर पाए। तो वो कोपिंग स्किल क्या क्या यूज़ कर रहा है वो भी चेक किया जा रहा है। लास्ट में इंसाइट और जजमेंट है। इंसाइट मतलब वो अपने बारे में, अपनी लिस्ट के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में कितना जानते हैं। पेशेंट को क्या उनको लगता है कि वो बीमार है या वो अपने बीमारी को फिज़िकल इलनेस या मेंटल इलनेस में किस में रख रहा है, और उनके इलनेस का कारण क्या है तो उसके बारे में जानते हैं कि नहीं। उस ट्रीटमेंट का या इलनेस का आउटकम क्या होगा उसके बारे में वो जानता है कि नहीं। वो उनकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में वो समझता है कि नहीं है, ये सब चेक किया जा रहा है। जजमेंट चेक किया जा रहा है। तो वो कोई भी बिहेवियर उनका उनकी बिहेवियर की, उनके एक्शन की कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा उसको वो एंटिसिपेट कर पाता है कि नहीं, उनका अनुमान लगा पाता है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। कोई इमेजिनरी सिचुएशन उनको दिया जाएगा, पूछेंगे कि आप इस सिचुएशन होंगे तो ये सिचुएशन आपके सामने होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कोई बच्चा बीच सड़क में जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे भाग के जा रहा है तो आप क्या करेंगे। या आपको कोई चिट्ठी एड्रेस वाले चिट्ठी मिल जाता है तो आप उसको पोस्ट करेंगे या क्या करेंगे। तो ये सब उनकी जजमेंट असेस करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने देखा, उन सभी कंपोनेंट्स में डिटेल में एग्ज़ामिनेशन किया जाता है ताकि एक डिटेल मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन मिल सके। तो सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।